नमस्कार दोस्तों। आज यानी 23 जनवरी 2017 का प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इस पे न्यूज़ होती है उस पे पेज नंबर्स जरूर होने चाहिए कि कौन से पेज की न्यूज़ है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि द हिंदू की जो न्यूज़ होती है अलग अलग एडिशंस में अलग अलग पेपर्स पे होती है। अब जैसे ये नॉर्थ इंडिया में अगर ये फ्रंट पेज पे है तो साउथ इंडिया के एडिशन में या फिर महाराष्ट्र के एडिशन में हो सकता है ये नेशनल न्यूज़ में हो, तो ये उलट पुलट होता है। तो इसीलिए अगर मैं आपको बता भी दूं कि फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ या फिर यहाँ पे है तो सिर्फ मैं अपने एडिशन के हिसाब से वो आपको बता पाऊंगा। खैर, देख लेते हैं क्या न्यूज़ है ये। देखिए, पुणे का ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी। तो पहले तो आप याद कर लीजिए ये इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने एक अपने ढंग से कंप्यूटराइज्ड मॉडल इजाद किया है जो यह पता करेगा और यह बताएगा कि क्लाइमेट चेंज का इंडियन मानसून पर क्या फ़र्क होगा अंटिल 2100। और यह मॉडल को देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि जो आईपीसीसी होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सभी तरह का एनालाइज करता है। सभी जो सेक्शन साइंटिस्ट या फिर देश हैं अपनी अपनी रिपोर्ट्स क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ेगा आईपीसीसी को सौंपते हैं, फिर ये एनालिसिस करता है आईपीसीसी। अब क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आईपीसीसी खुद की भी रिसर्च करता है या फिर नहीं करता? यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और वैसे भी काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन मिलता है। तो आईपीसीसी देखिए एक ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस द्वारा कन्वीन की गई थी जो पॉलिसी मेकर्स या फिर गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। और यह आईपीसीसी द्वारा एफिलेटेड जो बॉडीज हैं उनकी वेबसाइट पे भी ये डाल दिया गया है ये मॉडल। आईपीसीसी क्या करती है, समराइज कर देती है जो ये सब इन सब रिसर्च से जो निकल के आता है और जिस पे सर्व सहमति हो बाकी सेक्शंस की, बाकी साइंटिस्ट की या बाकी देशों की, तो उस रिपोर्ट को ये अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, ताकि जो फ्यूचर के साइंटिस्ट यानी जो फ्यूचर के कुछ ऐसी साइंटिफिक बॉडीज जो रिसर्च करना चाहती है सेम बात पे, उनको नए सिरे से रिसर्च ना करनी पड़े और मिनिमम लेवल की रिसर्च उनको मिल जाए वेबसाइट पर, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए वो वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो अब देखिए 3 महीनों तक का फोरकास्ट इंडियन मानसून पर पता लग जाएगा इससे, और काफ़ी इसका फ़ायदे होंगे। लेकिन वैसे काफ़ी डिफिकल्ट जॉब जो है, क्योंकि देखिए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो पहले का टाइम है, वहाँ पे उस टाइम पर क्या क्लाइमेट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी 1850 से पहले, उस क्लाइमेट को सिमुलेट करना पड़ेगा इनके द्वारा, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा किस प्रकार की रिसर्च होने वाली है, किस प्रकार का फ़र्क होने वाला है क्लाइमेट चेंज का हमारे मानसून पर। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए कहते हैं कि शुरू में तो हम लो रेजोल्यूशन मॉडल का यूज़ करेंगे। हाई रेजोल्यूशन बढ़िया होता है लेकिन शुरू में लो रेजोल्यूशन का करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है इन सब मॉडल्स में। सो आईआईटीपीएम जो है, जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, ये इसको पेश करेगा। इसके लिए बनाया था कि जो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि 2022 में आने वाली है उसके लिए। लेकिन उससे पहले आईपीसीसी है 2018 में भी अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट लाएगा जो ये बताएगा कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर था और आज के टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ चुका है, यानी बढ़ चुका है टेम्परेचर, और क्या फ़र्क होने वाला है इसका, और ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिट होती हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो अगला क्या बजट है, अगले बजट में सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए प्रीलिम के लिए। हलवा सेरेमनी क्या होता है? हलवा सेरेमनी ये होता है जब बजट प्रिपेयर करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उससे पहले जब बजट छपना स्टार्ट होता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है, हलवा बनाया जाता है। हलवा, नॉर्थ इंडिया वाले लोग तो इसे जानते ही होंगे हलवा होता क्या है। हलवा बनाया जाता है और उसी के बाद में जो ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है बजट की। बजट आपको पता होगा इस बार 1 फरवरी को आने वाला है। अब इस न्यूज़ में है क्या, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वो ये कहते हैं कि देखिए कि अब गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो बजट छपते हैं एक उसकी सब्सिडी जो होती है एक तो काफ़ी कम कॉपीज़ बजट की छापी जाएंगी, क्योंकि 3450 रुपये का खर्चा आता था एक बजट की कॉपी को छापने का पहले। और पहले की गवर्नमेंट इसको सब्सिडी भी देते थे और 1500 रुपये में मिलती थी पार्लियामेंट के काउंटर पे, अब ये 3450 की मिलेगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। तो इस तरह की बात है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि किस प्रकार से खर्चा कम किया जाए, नहीं इंपॉर्टेंट। अब आते हैं देखिए जीएसटी के लिए जो मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो फिनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि आप जीएसटी के लिए जो आप स्लैब लाओगे उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि सोलर पैनल्स, उस पर आप काफ़ी कम टैक्स लगाइएगा, अदरवाइज काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नुकसान होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाएगी। और मेक इन इंडिया के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है कि जिस प्रकार से हम मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, यानी हमारी जब इंडस्ट्री थोड़ी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी तो हम उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि आप जो जीएसटी का रेट्स है
रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स के लिए काफ़ी कम रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से पहले स्लैब में कहा था कि 18% इसका रेट रखेंगे, तो पावर मिनिस्टर ने कहा कि इससे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10-12% बढ़ जाएगा और एक सोलर एनर्जी का रेट 0.05 यानी आधा रुपया, अठन्नी के हिसाब से बढ़ जाएगा। अठन्नी थोड़ा पुराना वर्ड है। एक देखिए थर्ड पेज पे एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज दी गई है। वैसे है तो प्राइवेट कंपनी लोर्सन एंड टर्बो, LNT जो कंपनी है, इन्होंने किस किस में यू कैन से दैट पार्टिसिपेट किया बनाने में, तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी। इसका क्वेश्चन आया था ITER का, इस बार 2016 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। और भी बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये दिख नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से स्क्रीनशॉट लिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आज जो ये पेज नंबर 3 पे जो एडवर्टाइजमेंट आई है LNT का, इसमें देख लीजिएगा और हो सके तो इस पेज को संभाल के रखिएगा। कभी मौका मिला तो हम ये सारी टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेज 3 पे ये एडवर्टाइजमेंट है LNT की। अब आपके एडिशन में देख लेना कौन से पेज पर है। डीरेलमेंट यानी पटरी से ट्रेन उतर जाती है, काफ़ी लोगों की इससे जाने जाती हैं, तो इसी बारे में ये न्यूज़ है। अभी कल परसों की न्यूज़ थी, आंध्र प्रदेश में हीराखंड एक्सप्रेस है वो पटरी से उतर गई थी, 39 लोगों की इसमें जाने गई। तो ये न्यूज़ क्या कहती है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को पहले जो एक हादसा हुआ था पटना में, जो ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था राजेंद्र एक्सप्रेस, वो भी पटरी से उतर गई थी, 146 लोगों की जाने गई थी। उस हादसे की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की, और अब एक और हादसा हो गया है। तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार है ये कि जो ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। हाँ, इतना आसान नहीं है। कहीं आप सोचो कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। अगर इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं। तो आप इस मिनिस्ट्री का आंसर दीजिएगा और आपको PDF में एक सरप्राइज भी मिलेगा, देखिएगा। आगे देखिए आता है कि जो काफ़ी सारे जो हादसे होते हैं ये, और पिछले एक साल में 2016 में 65 डीरेलमेंट के हादसे हुए, जो पिछले 6 सालों के सबसे ज़्यादा नंबर है। और पार्लियामेंट का जो पैनल है उसने भी रेलवे मिनिस्ट्री को लताड़ लगाई थी कि आपकी जो है लापरवाही की वजह से ये हादसे होते हैं। और आगे क्या है, आगे देखिए ये आता है कि जो कई बार ऐसे होता है कि जो ह्यूमन एरर्स, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स ना लेना या फिर सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करना और शॉर्टकट्स अपनाना, इस वजह से ये सारे हादसे होते हैं। तो ह्यूमन एरर को मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए ताकि ये डीरेलमेंट के जो हादसे होते हैं उसको रिमूव किया जा सके, और जो इनोसेंट लाइफ हमारी खोई जाती हैं या फिर इनोसेंट लोगों की जो डेथ होती है उनको रोका जा सके। तो ये पूरा न्यूज़ थी। आगे है देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट, आज के पेपर में न्यूज़ वैसे कम ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी रिक्रूटमेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि देखिए आर्मी पहले रिक्रूटमेंट करती थी, पहले तो वो फिजिकल लेती थी, जो जवान यानी जो रंगरूट जो शामिल होना चाहते थे आर्मी के अंदर में, पहले फिजिकल होता था फिर रिटन टेस्ट होता था। तो काफ़ी जो एक रैली होती थी, यानी जो ग्राउंड होता था जिस पे सारी रिक्रूटमेंट होती थी, काफ़ी कई बार भगदड़ मच जाती थी, काफ़ी मिसमैनेजमेंट रहती थी। तो अब आर्मी क्या करेगी, अब आर्मी पहले रिटन टेस्ट लेगी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, उसके बाद में काफ़ी कम लोगों को बुलाएगी फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ये एक तरह से सारा मैनेजमेंट सही हो जाएगी इनकी आर्मी की। बात ये है कि अब इनको यूज कहाँ करेंगे न्यूज़। देखिए हमें हमेशा ये देखना है यूटिलिटी कहाँ है। तो यूटिलिटी इस न्यूज़ की मुझे तो लगती नहीं। अब मैंने डिस्कस क्यों किया क्या, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ यूटिलिटी मिल जाए उस न्यूज़ की। आगे देखते हैं। नास्कॉम की ये न्यूज़ है। नास्कॉम हमारी एक बिजनेस ग्रुप है हमारा। इन्होंने ये एक ग्रुप भेजेगा, आप कह सकते हैं ग्रुप भेजेगा US के अंदर में, ताकि नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है ट्रम्प का उससे बातचीत करने के लिए। इस न्यूज़ में ये कहते हैं कि इंडिया का जो बिजनेस ग्रुप है वो कहता है कि देखिए जो अमेरिका की ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर है नहीं, जैसे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उनका कोई ऐसा सेक्टर है नहीं जो वहाँ पे ग्रोथ ला सके या फिर यानी जॉब्स प्रोवाइड कर सके। अब जो बात कर रहे हैं ट्रम्प की, जिस प्रकार से वो आएंगे तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, यानी बाहर की कंपनीज को रोकेंगे, तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके पास में वो स्किल्स ही नहीं है। मतलब आर्टिकल में कहते हैं कि उनके पास में वैसी स्किल्स नहीं है जो जिससे उनका IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सके। वैसी स्किल्स इंडिया के पास में है, और जो इंडिया इनको देता है, आप देख लीजिए 60% इंडिया का जो रेवेन्यू है इंडियन कंपनीज का वो US से आता है। यानी हमारी जो IT इंडस्ट्री है 108 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, उसमें से 60% US को जाता है। फिर ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, हमारी IT कंपनी, एक इंडियन IT कंपनी है जो US में गई थी और वहाँ पे 4000 लोगों का इंटरव्यू लिया था हमारी IT कंपनी ने, जिसमें से 20 थे वो जो अप्रोप्रिएट स्किल्स उनमें पाई गई थी।
इनका कहने का मतलब ये नहीं कि यूएस वालों में स्किल्स नहीं है, यूएस में स्किल्स हैं तभी तो वो आज सुपर पावर है, लेकिन कहने का मतलब है आईटी इंडस्ट्री के लिए जिस तरह के काम की आवश्यकता होती है वैसी स्किल्स नहीं है यूएस के पास में। यूएस के पास में हाई फाई स्किल्स हैं। फिर जो दूसरी बात आती है कि ऐसा नहीं है कि हमारी आईटी लोगों ने उनको जॉब्स नहीं दी, हमारी आईटी कंपनीज ने उनको डायरेक्टली 1.5 लाख जॉब्स प्रदान करी। और अब जो यूएस जो पॉलिसी अपनाने जा रहा है जिससे वो इमिग्रेशन को कर्व करेंगे, इससे हमारे से ज़्यादा उनकी कंपनीज को नुकसान होगा। इस तरह का ये पूरा आर्टिकल था, तो इसे तो आप यूज कर ही सकते हैं। अब ये पीआईबी की इंपॉर्टेंट, पीआईबी में क्या देखिए 26 जनवरी को झांकियां होती हैं, आपको पता है परेड के बाद में झांकियां होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो उसमें इस बार काफ़ी झांकियां हैं दिखाई जाएंगी। तो पीआईबी में इन सब का वर्णन था। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पीआईबी के 6-7 ये झांकियां हैं वो हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा इनको। जो डोला जात्रा होता है, डोला जात्रा ये उड़ीसा का है, और इसमें क्या होता है, इसमें डोली उठाई जाती है राधा और कृष्णा की। यहाँ पे देखिए गोडेस राधा और लॉर्ड कृष्णा, ये अल्टीमेट यूनियन इनका होता है। भक्ति कल्ट का ये इंपॉर्टेंट जो है डोली ले जाई जाती है उनकी, ताकि राधा और कृष्णा का यूनियन हो सके। इस प्रकार का डोला यात्रा उड़ीसा में ये फेमस है। अगला है यक डांस, अरुणाचल प्रदेश का फेमस डांस ये है यक डांस। और एक तरह से ये देखिए महायाना सेक्ट द्वारा किया जाता है, बुद्धिस्ट के महायाना सेक्ट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इसमें जो डांसर्स होते हैं वो मास्क लगाते हैं, और ये देखिए उस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने यक को डिस्कवर किया था। और इस यक को डिस्कवर किए जाने के बाद में जो इन्होंने डिस्कवर किया था मैजिकल बर्ड से, काफ़ी साल पहले की ये बात है। तो इससे क्या हुआ, उस फैमिली के जिन्होंने डिस्कवर किया था यक को, उनकी आपस की जो प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे फैमिली के बीच के, काफ़ी सोल्व हो गए और प्रोस्पेरिटी आई उससे। उसी के बाद में ये डांस किया जाता है, यक डांस अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। महाराष्ट्र द्वारा झांकी दिखाई जाएगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। 160 बर्थ एनिवर्सरी है बाल गंगाधर तिलक की। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, जब भी ये सिमिट्री होती है ना बर्थ एनिवर्सरी में 150, 50, 100, तो उन पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक आपको पता ही है, स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी एक तरह से मैथमेटिशियन थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, एडिटर थे, राइटर थे, ओरेटर थे, अच्छे ओरेटर थे। तो भारत का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया उसमें, और इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बनता है इस पे प्रीलिम का, एसएससी जो बैंक्स यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकमान्य। और इन्होंने नारा भी दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, यानी जो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मतलब अपना राज। अब देखिए ये है शरद उत्सव, वेस्ट बंगाल का ये है। जब ये वाइट कलर का कास्ट फूल मिलता है ग्रीनरी के बाद में, यानी जो बंगाल में ग्रीनरी पाई जाती है आमतौर पे, लेकिन उसके बाद में जब व्हाइट कलर का कास्ट फूल मिलता है, यह सिग्नल होता है कि दुर्गा पूजा को आप स्टार्ट कीजिए, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल का टाइम आ गया है। और इस चीज़ को नाम जाना जाता है शरद उत्सव के नाम से। शरद उत्सव, शरद नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, लेकिन अब जैसे वो रसगुल्ला को बंगाल में रसोगुल्ला, तो उसी हिसाब से शरद को शरद उत्सव। आगे देखिए ये जागो अय्या, पंजाब का महत्वपूर्ण डांस ये है। पंजाबियों के द्वारा ये किया जाता है। पुराने टाइम में देखिए क्या होता था, पुराने टाइम में जो वेडिंग होती थी यानी शादी होती थी, उसका जो इनविटेशन नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए क्या करते थे ये पंजाबी, उसके लिए पंजाब के लोग करते थे। देखिए वैसे हरियाणा में भी किया जाता है, इसलिए सिर्फ आप इसको पंजाब का नहीं कह सकते, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, और जो मेनली इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पंजाबी के द्वारा किया जाता है, सिर्फ पंजाब में नहीं, जहाँ जहाँ पंजाबी हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो शादी से पहले शाम को ये अपने सिर पर मटके रखकर जो नियर का कोई वाटर बॉडी है वहाँ से पानी भर के लाते हैं और घर में ले जाते हैं। और यह जब ये पूरी प्रोसेस करते हैं तो ये नाचते गाते ले जाते हैं ये पानी जो भर के लाते हैं नियर बाय वाटर बॉडी से। तो इससे एक तरह का इन्विटेशन हो जाता है आसपास के लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, शादी में आप आइएगा ज़रूर। इस प्रकार का ये है जागो अय्या। आजकल देखिए, आजकल ना चीज़ें चेंज हो गई हैं, आजकल इन्विटेशन कार्ड आ गया है, लेकिन अब वो पुराने जो रीति रस्म है उनको आज भी हम कैरी करते हैं, लेकिन उनका एक तरह से, लेकिन पहले जो सारे रीति रस्म होते थे उनका प्रॉपर यूज होता था। आगे क्या है, आगे है करकटम। करकटम खेला जाता है तमिलनाडु में, एक फोक डांस है और एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ये, टेम्पल फेस्टिवल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और रूरल एरियाज़ में खास करके इसे डांस किया जाता है ये, तो याद कर लीजिएगा इसे, करकटम, कराकटम। आगे है होजागिरी। होजागिरी है त्रिपुरा का और मैग्निफिशेंट ट्राइबल डांस ये है त्रिपुरा का, और थीम
ये रहेगी इस बार त्रिपुरा स्टेट की तरफ से हमारे रिपब्लिकन डे यानी 26 जनवरी के दिन पे। तो आप इन सबको याद रख लीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो जो झांकियाँ दिखाई जाती है उनका आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं। तो अब ये है यूरोप का पॉलिटिकल मैप, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब 2-3 लोकेशन आज हम डिस्कस करते हैं इसकी। एक है यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स यहाँ पे देख लीजिए, ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं जो यूरल माउंटेन्स है। यहाँ पे देखिए इस साइड है यूरोप और इसकी दूसरी तरफ है ईस्ट की साइड में है एशिया। तो यहाँ पे देख लीजिए माउंटेन रेंज है, रशिया में है ये यूरल माउंटेन्स जो है, और ऊपर से आर्कटिक ओशन आता है, नीचे से कजाकिस्तान आता है। तो बस खास बात याद करने की नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा, ये है कहाँ पे है, ये पर रशिया में, और एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं ये, और ऊपर आर्कटिक ओशन आता है, नीचे कजाकिस्तान आता है। आगे है देखिए कैरपेथियन माउंटेन्स। कैरपेथियन माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ये है यहाँ पे कैरपेथियन माउंटेन्स यहाँ पे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो माउंटेन रेंज है 1500 किलोमीटर की है और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये फैली हुई है। और दूसरे नंबर की ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज के बाद में। और कौन कौन से देशों में ये आती है, 17% ये आती है स्लोवाकिया में, चेक रिपब्लिक में 3%, पोलैंड में 10%, हंगरी में 4%, यूक्रेन में 11%, रोमानिया में 51%, सर्बिया में 2%। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, बस ये देखने के लिए है कहाँ कहाँ आती है, बस आप इसका थोड़ा सा ये लोकेशन याद रखिएगा, कैरपेथियन माउंटेन्स। अपनी मेमोरी को बचा के रखिए, बहुत सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में जिसमें आपको बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल अभी आपको मिला। इस तरह के डांस आपको याद करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो अपनी मेमोरी बचा के रखिए और स्मार्ट वर्क करना है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं है। और तीसरा है देखिए आज की लोकेशन स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, यहाँ पे देखिए ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। तो ये देखिए ये माउंटेन रेंज जो है ये भी 3-4 देशों में आती है। नॉर्वे सी पड़ता है इसका, ऊपर की साइड में फिनलैंड पड़ता है नीचे। तो ये ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है। यहाँ पे देखिए नॉर्वेन सी और यहाँ पे फिनलैंड आता है, और ऊपर आर्कटिक सर्कल भी आता है। तो बस ये याद रखिएगा कहाँ पे है ये। तो ये तो आपको वैसे ही याद, अगर आपको ये पता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं, तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन रेंज है वो है कहाँ। आज की स्कीम क्या है? आज की स्कीम है देखिए डिजी लॉकर। डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी जिसमें हम हमारे ई डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कोई भी मार्कशीट, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो इस डिजी लॉकर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका भी रोल था। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर चला रही हैं। वैसे खास तौर पे नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब करते कैसे हैं? अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें स्कीम को चलाने के लिए देखिए जो आधार कार्ड है उसकी आवश्यकता है। आधार कार्ड के बिना आप ये स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते, और आधार कार्ड के द्वारा आप इसमें रजिस्टर कीजिएगा और आपका एक अकाउंट बन जाएगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए कई बार हमें कैरी करना पड़ता है जब भी एडमिशन कराना पड़ता है बीटेक कॉलेज में, या फिर अभी देख लीजिए लेके जाना पड़ेगा, अब यूपीएससी में हमारा सिलेक्शन होगा तब, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, गुम हो जाते हैं कई बार डॉक्यूमेंट्स, कई बार रह जाते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स इस जो डिजी लॉकर स्कीम का फ़ायदा उठाएं और सारी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर स्टोर करके रखें। देखो सरकार कई बार काफ़ी अच्छा काम करती है लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते उन स्कीम्स का। आप में से बताइए कितने लोगों ने इस डिजी लॉकर स्कीम का फ़ायदा उठाया है? ये देखिए एक पोर्टल ऐसे खुलेगा और डॉक्यूमेंट्स को ऐसे स्टोर करके हम रख सकते हैं। पासवर्ड की भी दिक्कत नहीं है, और जब चाहे कोई खोल सकता है, आधार कार्ड के हम यूज़ करके इसको खोल सकते हैं या फिर अपने मनपसंद का पासवर्ड रख सकते हैं। आगे जो आज की हमारी इंटरनेशनल बॉडी है वो है UNHCR, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जिसको UN रिफ्यूजी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये UN नेशंस का जो प्रोग्राम है उसको मैंडेट जो उसको ऑपरेट करता है, जैसे कि जो रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना या फिर इससे रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस होती है उनको फॉर्मुलेट करना, और इस तरह की ये पॉलिसीज़ को कैटर करता है, जिसका नाम है UNHCR। और उसके बाद में देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। जिनेवा आपको पता होगा स्विट्ज़रलैंड में है। 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एक बार मिला था इनको 1954 में, दूसरा मिला था 1981 में। क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कई बार यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला जाए तो ये पूछ लेती हैं क्या इनको नोबेल प्राइज़ मिला है।
तो देखिए वैसे तो बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि 50% तो हमको पता ही है, या तो मिला है या फिर नहीं मिला है मतलब गैस तो कर ही सकते हैं किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से। अब देखिए वही इसमें सेम चीज़ है। कब बनाया गया था इसको? 1950 में इसको बनाया गया था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज की डिस्कशन तो ख़त्म हो गई। देखिए आपसे सजेशंस मांगे थे, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से काफ़ी सजेशंस दिए, उनमें से काफ़ी अच्छे सजेशंस थे। तो देखिए मेन ये था कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन की 2-3-4 मिनट में उस चीज़ को हम कर सकें। तो सब में एक बात को लेकर कंसेंसस देखने को आई कि इन्वायरमेंटल जो बॉडीज़ हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि आईएफएस का जो पेपर है वो भी इसमें शामिल है प्रीलिम के पेपर में साथ साथ। तो आईएफएस का पेपर साथ है, तो हम मतलब इस बात पे सर्वसहमति है कि हम इन्वायरमेंटल जो बॉडीज़ हैं उनकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जब भी ये खत्म होते हैं हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आज मैं शाम को देख लूँगा, अगर कोई और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस करनी बाकी है तो ठीक है, नहीं तो हम कल से ही ये इन्वायरमेंटल जो बॉडीज़ हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस या फिर 5-7 से तो ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही हैं, जो इन्वायरमेंट की जो कन्वेंशंस हैं या फिर इन्वायरमेंट की जो बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।